Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics, Electrostatics। इस चैप्टर के ऊपर हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है, ओके और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये बहुत ही बेसिक पॉइंट को, विच इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत इजी है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझने के लिए ये पॉइंट्स समझना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज ये जो भी पॉइंट है, इसके अंदर हम कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द चार्ज, ओके उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस, उसके बाद चार्ज इज क्वांटाइज क्वांटिटी, उसके बाद चार्ज इज कॉन्जर्व, और सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे हम चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। तो किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए हमें तीन डिफरेंट मेथड्स यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे या डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट मेथड इज चार्जिंग बाय रबिंग, सेकंड चार्जिंग ऑफ अ बॉडी बाय टचिंग, थर्ड वन चार्जिंग ऑफ अ बॉडी बाय इंडक्शन। तो सबसे लास्ट वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, तो सभी के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्ट दिस चैप्टर, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है जिसको मैं आपको शो करना चाहूँगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट घर पे परफॉर्म करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके का है कि छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर्स है, ओके जो हमने टेबल पे कट करके रख दिए, और उसके बाद कोम या किसी बलून को अगर हम पास में लाते हैं तो प्रोवाइडेड दैट अगर आप कोम यूज़ कर रहे हैं तो उस कोम को ड्राई एयर पे घुमा दीजिए, ओके घुमाने के बाद उस कोम को जस्ट पीस ऑफ पेपर के पास लाइए। अब ऐसा दिखेगा कि ये जो भी पीस ऑफ पेपर्स है, दिस पीस ऑफ पेपर्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस कोम या बलून, ओके अब ये क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। सेकंड पिक्चर अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इट इज लाइक दिस वन। सो यहाँ पे दो बलून्स है। अब अगर मैं सिर्फ इस बलून की बात करता हूँ तो इस बलून के अंदर जो भी एयर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द एयर विच इज़ प्रेजेंट इन एटमोस्फियर। तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होना चाहिए। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे एक्ट होता है तो ये नीचे आना चाहिए, ओके अगर ये नीचे आना चाहता है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, तो इसको कनेक्टेड जो भी थ्रेड है वो स्ट्रेट रहना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है जैसे मैं दूसरा बलून इस बलून के पास ला रहा हूँ तो देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ रिपल्शन। इन दोनों बलून के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जर्ट हो रहा है, ओके जैसे जैसे हम इस बलून को इसके पास में लाएंगे तो ये बलून और दूर जाएगा। तो यहाँ पे ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं दिख रहा है। इसकी ये किसकी वजह से हो रहा है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके और साथ ही साथ थर्ड पिक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे जब स्लाइडर पे स्लाइड करते हैं तो उनके बालों की जो भी सिचुएशन है कुछ इस तरीके का होता है। अब ये आइंस्टाइन के जैसे इनके बाल क्यों हो गए, इसका भी आंसर आपको मिलेगा। और सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, ओके सो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे ये सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका आंसर है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और इस लेक्चर के बाद आप खुदों के इन सभी के आंसर्स दे पाओगे, ओके तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज अ चार्ज। सो इंट्रोडक्शन। तो चार्ज को समझने के लिए ओके तो हमें एक सब्सटेंस कंसिडर करेंगे, कोई भी सब्सटेंस कंसिडर करेंगे। लेट अस इमेजिन दैट दिस इज द वन सब्सटेंस। अगर इस सब्सटेंस के मैं छोटे छोटे पार्ट्स बनाता हूं तो सबसे छोटा पार्ट इस सब्सटेंस का जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते वो होता है एटम, ओके सो दिस सब्सटेंस इट इज मेड अप ऑफ एटम्स। आप ऐसे भी कह सकते हो कि एटम जो भी होता है वो सबसे सबसे छोटा पार्ट होता है उस सब्सटेंस का। जब हम एटम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो इस एटम के अंदर ऐसा पाया गया है कि यहाँ पे तीन टाइप के एलिमेंट्री पार्टिकल्स है एटम के अंदर। कौन कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, द फर्स्ट वन इज अ इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड वन इज अ प्रोटॉन्स, थर्ड वन इज अ न्यूट्रॉन्स, ओके सो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये तीन टाइप के एलिमेंट्री पार्टिकल्स इस एटम के अंदर पाए जाते हैं। अब जब हम एटम के बारे में डिस्कस करते हैं तो एटम के अंदर
सबसे बीच में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो होते हैं जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, वेयर एज दिस इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. ओके, जस्ट लाइक दिस वन. सो दीज आर द न्यूक्लियॉन्स जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स जो भी है वो अलग अलग ऑर्बिट में यहाँ पे घूमते रहते हैं लाइक दिस वन. तो यहाँ पे जनरली फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, सेकंड ऑर्बिट में 8 होना चाहिए. सो पिक्चर सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए जो कि गलत है, छोड़ दीजिए उसको. ओके, नेट पे मिला उसको वैसे ही इंसर्ट कर दिया मैंने. अब जाके देख रहा हूँ कि वहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स मुझे दिख रहे हैं एक ही ऑर्बिट में. सो दिस इज अ रॉन्ग वन. ओके, तो फिर भी यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि जो भी एटम है, एटम के अंदर 3 टाइप के एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो भी है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और जो भी इलेक्ट्रॉन्स है दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट. ओके, इतना तो हमें सब कुछ पता है. अब इन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिस्कस करते हैं, प्रोटॉन्स के बारे में और न्यूट्रॉन्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. जब इनके मासेस के बारे में मैं बात करता हूँ, ओके, मास, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? सो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg. दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब मैं प्रोटॉन की बात करता हूँ, प्रोटॉन के मास की बात करता हूँ, तो इट इज इक्वल टू 1.6724 इंटू 10⁻27 kg. जब मैं न्यूट्रॉन की मास की बात करता हूँ तो इट इज इक्वल टू 1.6748 इंटू 10⁻27 kg. ओके, सो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, प्रोटॉन का मास इतना है और न्यूट्रॉन का मास इतना है. ओके, तो ये तो होगा मासेस के बारे में डिस्कशन. अब इन मासेस के बेसिस पे हम एक चीज यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि उस एटम के अंदर जो भी 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, तो प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम है. नो डाउट न्यूट्रॉन इज समवॉट हेवियर एज कंपेयर टू प्रोटॉन. इसका मास थोड़ा सा ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन. यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो भी मास है प्रोटॉन का, इट इज इक्वल टू 1.6724 इंटू 10⁻27 kg, वेयर एज न्यूट्रॉन का मास 1.6748 है, यहाँ पे 24 है. तो इसका मास थोड़ा ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन. लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन का मास कंपेयर करते हैं इन दोनों के साथ, तो इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लाइटर. उसका जो भी मास है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ओके, सो दीज आर द लाइटेस्ट पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, और ये इन दोनों का मास ज़्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन. सबसे हेवी कौन है? न्यूट्रॉन है. अब इसी तरह अगर मैं इनके चार्ज के बारे में डिस्कस करता हूँ, इनके ऊपर और एक प्रॉपर्टी होती है इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के ऊपर. सो दैट प्रॉपर्टी इज नथिंग बट द चार्ज. और चार्ज के बारे में जब डिस्कस करेंगे, सो दिस इज लाइक दिस वन. तो जो भी इलेक्ट्रॉन है, ऐसा देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो भी चार्ज होता है, द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इट इज इक्वल टू -1.602 इंटू 10⁻19 कूलोम. कूलोम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज. प्रोटॉन के ऊपर जब देखा हमने, तो प्रोटॉन के ऊपर जो भी चार्ज होता है इतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, सिर्फ वो पॉजिटिव होता है 10⁻19 कूलोम. और न्यूट्रॉन के ऊपर जो भी चार्ज होता है इट इज इक्वल्स टू 0, यानी न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है. ओके, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज है. न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता है. ओके, तो ये था इंफॉर्मेशन ऑफ दिस एलिमेंट्री पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम. उनके मासेस के बारे में डिस्कस हो गया, उनके चार्जेस के बारे में डिस्कस हो गया. अब जब 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, जब मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को पास में लाता हूँ, ये देखा गया कि उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट होता है. अगर 2 प्रोटॉन्स को हम पास में लाते हैं एक में के, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट होता है. ओके, द सिचुएशन इज लाइक दिस वन. अगर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इन दोनों को मैं पास में लाता हूँ तो इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. अगर 2 इलेक्ट्रॉन में पास में लाता हूँ तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है. अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन, इनके बेसिस पे ही यहाँ पे हम जो भी चार्ज कंसिडर कर रहे हैं कि एक पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और दूसरे पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए. तो यहाँ पे
कितना दोनों में फोर्स एग्जर्ट होता है, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कितना फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, ये हम आने वाले लेक्चर में पूरे डिटेल के साथ देखने वाला है। दैट इज नथिंग बट द कूलोम्स लॉ। ओके, लेकिन सिर्फ इतना समझिए, अगर दो निगेटिव चार्जेस में पास में लाता हूं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट हो रहा है। दो पॉजिटिव चार्जेस अगर मैं पास में लाता हूं तो उनके बीच में भी फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट हो रहा है। लेकिन अगर मैं दो अनलाइक चार्जेस को पास में लाता हूं तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है। अब यहां पे ये देखा गया, भले आप एक प्रोटॉन को ला रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को ला रहे हैं यहाँ पे, ओके, और ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। अगर सेम डिस्टेंस पे हम रख रहे हैं तो यहाँ पे जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है उतना ही फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट हो रहा है। और इसी कंसेप्ट के बेसिस पे यहाँ पे जो भी चार्ज हमने लिया है तो सेम क्वांटिटी चार्ज होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे ऊपर है उतना ही निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। तो ये सभी वैल्यूज आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ओके, तो ये था बेसिक डिस्कशन रिलेटेड विद द एटम्स। तो एटम के अंदर जो भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं तो वहां पे मासेस के साथ साथ और एक प्रॉपर्टी होती है उन चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर, दैट इज नथिंग बट द चार्जेस। इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ये, उसके साथ साथ ही आती है। क्या हम एक इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करके क्या मास को डिवाइड कर सकते हैं या चार्ज को डिवाइड कर सकते हैं? द आंसर इज दैट नॉट। सो दिस इज द मिनिमम चार्ज विच इज अवेलेबल ऑन इलेक्ट्रॉन, दिस इज द मिनिमम चार्ज विच इज अवेलेबल ऑन द प्रोटॉन। ओके, सो इनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब एक चीज जो हमें समझना है, दैट इज नथिंग बट द चार्ज इज क्वांटाइज। अभी हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो भी चार्ज होता है इट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वही प्रोटॉन के ऊपर अगर मैं चार्ज कंसिडर करता हूं इट इज इक्वल टू प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब थोड़ा इमेजिन कीजिए कि मैं एक सब्सटेंस ऐसे कंसिडर कर रहा हूं, ये जो भी सब्सटेंस है, दिस सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। ओके, दिस सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, और हर एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स है, जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो नेट चार्ज ऑन दैट एटम कितना होगा? 0 होगा। और ऐसे ही एटम से ये सब्सटेंस बना है। तो इस पूरे सब्सटेंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। द नेट चार्ज जो भी होगा, द नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। क्या इस सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? द आंसर इज दैट यस, उस सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। क्या इस सब्सटेंस के अंदर प्रोटॉन्स नहीं है? आंसर इज दैट यस है। लेकिन जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, देयरफॉर जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो नेट चार्ज ऑफ दिस सब्सटेंस इट इज इक्वल टू 0 हो गया। ओके, अब यहां पे अगर हम कंसिडर करते हैं एक स्फीयर जो मेटल से बना है, तो इस स्फीयर में जितने निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। ओके, अब मैं किसी भी मेथड से अगर इस मेटल स्फीयर के ऊपर अगर मैं इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस स्फीयर के ऊपर मैं एडिशनली इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ओके, तो इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करने से पहले इस मेटल स्फीयर में जितना नेगेटिव चार्ज था उतना ही पॉजिटिव चार्ज था। तो नेट चार्ज कितना था? 0 था। जैसे मैं किसी मेथड से, इट मे बी द इंडक्शन मेथड, इट मे बी द रबिंग प्रोसेस, किसी भी मेथड से अगर मैं इस सब्सटेंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को इंट्रोड्यूस करता हूं तो इस सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। मीन्स नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज। तो नेट चार्ज जो भी होगा इट इज इक्वल्स टू, पहले ये पूरा न्यूट्रल था, जितना नेगेटिव चार्ज था उतना ही पॉजिटिव चार्ज था। तो पहले ये इंट्रोड्यूस करने से पहले नेट चार्ज कितना था इसके ऊपर? इट इज इक्वल्स टू 0। लेकिन जैसे ही मैं इस सब्सटेंस के ऊपर या इस मेटल स्फीयर के ऊपर अगर मैं एक भी इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करता हूं, ओके, तो एक भी इलेक्ट्रॉन में अगर इंट्रोड्यूस करता हूं तो यहां पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा इस मेटल स्फीयर का, पॉजिटिव चार्ज उतना ही रहेगा। अगर हम यहाँ पे ऐसे कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करने के बाद इसका चार्ज अगर देखते हैं तो टोटल चार्ज कितना होना चाहिए इसके ऊपर? तो पूरा सब्सटेंस का जो भी चार्ज होगा इट इज इक्वल टू -1.602
इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज हो गया। अगर मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूँ तो अगर मैं इसके ऊपर बाय सेम प्रोसेस अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करता हूँ तो इसके ऊपर जो भी चार्ज क्रिएट होगा 2 इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करने के बाद वो हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, ये पूरा माइनस में आएगा। तो पहले जो भी चार्ज था 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, अब जो चार्ज होगा 2 इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करने के बाद टोटल चार्ज हो जाएगा -3.204 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इतना चार्ज यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। ओके, इतना चार्ज इसके ऊपर इंट्रोड्यूस हुआ है। सबसे पहले चार्ज कितना था? तो चार्ज की वैल्यू था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब 2 इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करने के बाद चार्ज कितना हो चुका है? -3.204 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अब इन वैल्यूज को आप अच्छी तरह से देखिए। ये जो वैल्यूज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सो इनको अच्छी तरह से देखिए। अब इस मेटल स्फीयर के अंदर हम कितना चार्ज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? तो फर्स्ट जो भी चार्ज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इट इज नथिंग बट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, उसके बाद और एक इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस किया तो टोटल चार्ज बन जाएगा 2e, और एक इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस किया टोटल चार्ज बन जाएगा 3 इंटू ई, और एक इंट्रोड्यूस किया तो 4 इंटू ई, इन दिस वे। सो ये चलता रहेगा, मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। तो इस चीज को यहाँ पे बोलते हैं क्वांटाइज चार्ज, क्योंकि चार्ज जो भी है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस अमाउंट वहां पे इंट्रोड्यूस हो सकता है। अगर मुझे इस मेटल स्फीयर के ऊपर किसी भी मेथड से अगर मुझे इस मेटल स्फीयर के ऊपर इतना चार्ज इंट्रोड्यूस करना है 3.01 या 3.00 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्या मैं इतना चार्ज इंट्रोड्यूस कर पाऊंगा? द आंसर इज दैट नॉट पॉसिबल। जो भी चार्ज इस मेटल स्फीयर के ऊपर इंट्रोड्यूस करना है वो ऑलवेज इट आइदर 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा या डायरेक्ट उसके बाद होगा 3.204 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या उसके ऊपर और इतना ऐड हो जाएगा, मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस अमाउंट हो जाएगा। ओके, जो भी है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी चार्ज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस सब्सटेंस के ऊपर वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई है, सो दैट वाई इट इज कॉल्ड एज क्वांटाइज। ओके, क्वांटाइज में क्या होता है जनरली? तो क्वांटाइज में ये स्टेप्स होते हैं लाइक दिस वन। तो कितना चार्ज है यहाँ पे? ई इतना है। सो यहाँ पे कितना चार्ज होगा? ई और ई यानी 2e होगा। यहाँ पे कितना चार्ज है स्टेट पे? सो 3e, यहाँ पे 4e इन दिस वे। तो आप इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई चार्ज इंट्रोड्यूस कर सकते हो। चार्ज एक तो इतना हो सकता है या इतना हो सकता है या इतना हो सकता है या इतना हो सकता है। सो वो स्टेप्स में बढ़ता है, और जो चीज स्टेप्स में बढ़ता है उसको हम कहते हैं क्वांटाइज क्वांटिटी। और जो कंटिन्यूस में बढ़ता है, ओके, कंटिन्यूस में बढ़ता है, कोई भी किसी भी अमाउंट ऑफ चार्ज हम अगर इंट्रोड्यूस कर पाते हैं तो उस चीज को बोलेंगे कंटिन्यूस। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज क्वांटाइज। तो ये चीज हमें याद रखना है। जो भी चार्ज हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी सब्सटेंस के ऊपर तो वो क्वांटाइज होगा। ओके, सो ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत ही स्मॉल स्केल पे है, क्योंकि इसकी वैल्यू देखिए -19 कूलम, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम बात करते हैं 1 कूलम इतना चार्ज प्रोड्यूस किया हमने किसी सब्सटेंस के ऊपर, 3.2 कूलम इतना चार्ज प्रोड्यूस किया हमने किसी सब्सटेंस के ऊपर, सो ये मैक्रो लेवल पे होगा, बहुत बड़ी बात हो गई। ओके, तो इस लेवल की जब बात होती है तो वहाँ पे चार्ज को हम क्वांटाइज लेते हैं, क्योंकि स्टेप एज कम्पेयर टू दिस वैल्यू बहुत ही छोटा है। ये जो भी स्टेप है ना, इट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 का जो भी कूलम इतना स्टेप है, ये बहुत क्वांटिटी छोटी है एज कम्पेयर टू दिस अमाउंट। तो यहाँ पे जब लार्जर क्वांटिटी आती है तो वहाँ पे कंटिन्यूस कंसिडर करेंगे, लेकिन जब माइक्रो लेवल पे या एटॉमिक लेवल पे हम डिस्कस करेंगे तो उस वक्त वो जो भी चार्ज वहाँ पे क्रिएट हो रहा है इट इज ऑलवेज क्वांटाइज। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, क्या हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही बढ़ा सकते हैं क्या? द आंसर इज दैट नॉट। यू कैन इंट्रोड्यूस पॉजिटिव चार्ज आल्सो। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे हम? तो यहाँ पे देखिए
अब ये जो भी मेटल हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, मान के चलिए कि इसका नेट चार्ज जो भी है वो 0 है। अब मैं रबिंग प्रोसेस या किसी भी प्रोसेस से अगर मैं इस सब्सटेंस में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेता हूँ, ओके, अगर एक इलेक्ट्रॉन को मैं निकाल लेता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाला बाहर। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकाला, पहले जो भी चार्ज था वो 0 था। जीरो क्यों था? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे। ओके, तो नेट चार्ज कितना होगा? यहाँ पे 0 होगा। लेकिन जैसे मैं एक चार्ज को बाहर निकाल लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू उतना ही रहेगा, निगेटिव चार्ज की वैल्यू कम होगा। तो पॉजिटिव चार्ज इसमें ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर जो भी चार्ज क्रिएट होगा अब इट इज इक्वल टू प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर क्रिएट हुआ है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी सब्सटेंस के ऊपर जब हम चार्ज क्रिएट करते हैं, आइदर इट इज नेगेटिव या पॉजिटिव, हम प्रोटॉन्स को कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं करते या प्रोटॉन्स को कभी भी निकालते नहीं किसी सब्सटेंस के ऊपर से। तो उस सब्सटेंस में हम एक तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो वो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन रिच बनेगा। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को उसमें से निकाल लेंगे, ओके, इलेक्ट्रॉन को उसमें से ड्रेन करते हैं, निकाल लेते हैं, तो उस वक्त वो पॉजिटिव चार्ज रिच बनेगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगा। अगर कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनता है तो उस सब्सटेंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन रिच बनता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। ये हमें याद रखना है। तो ये पॉइंट जो भी था, चार्ज इज क्वांटाइज। तो होप सो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो भी चीज़ हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, चार्ज इज कॉन्जर्व। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, it can transfer from one substance to another substance. This is the simple definition of conservation of charge. चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते या डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, सिर्फ चार्ज को जो भी है एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में हम उसको शिफ्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक ग्लास रॉड कंसिडर कर रहा हूँ, दिस इज अ ग्लास रॉड, और एक सिल्क क्लॉथ है। जब हम सिल्क क्लॉथ को इस ग्लास रॉड के ऊपर रब करेंगे तो उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, तो रबिंग प्रोसेस में ड्यू टू द फ्रिक्शन, रबिंग प्रोसेस में ये जो भी रॉड है, इस रॉड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ग्लास रॉड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स ये ट्रांसफर हो रहे हैं किस में? सिल्क क्लॉथ में। अब इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहे हैं रबिंग प्रोसेस से पहले, उस रॉड के अंदर जितना निगेटिव चार्ज था इलेक्ट्रॉन की वजह से उतना ही पॉजिटिव चार्ज था प्रोटॉन की वजह से। तो नेट चार्ज ग्लास रॉड का 0 था, और सेम थिंग इज विद अ सिल्क क्लॉथ। जितना निगेटिव चार्ज उस सिल्क क्लॉथ में था उतना ही पॉजिटिव चार्ज था। लेकिन जैसे ही हम रबिंग प्रोसेस करते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन, तो इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ। तो जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, अब ये ग्लास रॉड है तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल गए। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर इसमें से निकल गए तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया। अगर ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनता है तो इसमें प्रोटॉन की वैल्यू, प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट होना चाहिए? पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है। सिल्क क्लॉथ के ऊपर जो भी इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड से निकल चुके हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आ चुके हैं? सिल्क क्लॉथ में आ चुके हैं। तो सिल्क क्लॉथ में ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन रीच होगा, तो देयरफॉर सिल्क क्लॉथ के ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा? यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड से निकल चुके हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस सिल्क क्लॉथ में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। मीन्स नेट चार्ज पहले इस सिस्टम का कितना था? 0 था। नेट चार्ज अब इस सिस्टम का कितना है? 0 है। भले ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, लेकिन नेट चार्ज अगर हम देखते हैं इट इज स्टिल 0। मीन्स चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन substance to another substance. So this is nothing but the concept of charge conserve. Next जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली। ओके, सो यहाँ पे 3 मेथड्स बताए गए हैं। सो फर्स्ट वन इज द चार्जिंग बाय रबिंग, जो अभी हमने देखा जस्ट, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट,
चार्जिंग बाय इंडक्शन। इन तीनों को हम समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं चार्जिंग बाय रबिंग। अगर दो सब्सटेंस को हम रब कर रहे हैं तो उस प्रोसेस में चार्ज का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। चार्जिंग बाय कांटेक्ट, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये क्या है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं चार्जिंग बाय रबिंग प्रोसेस। ओके, सेम कंसेप्ट है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। जैसे ही हम इस सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड के ऊपर रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क वन। ओके, तो ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। सिल्क क्लॉथ जो भी है वो इलेक्ट्रॉन रिच बनेगा तो वो नेगेटिव चार्ज वहां पे आएंगे। सो बाय दिस रबिंग प्रोसेस वी कैन चार्ज। ओके, अब ये बॉडी भी चार्ज हो गई और ये बॉडी भी चार्ज हो गई। तो इस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आया है? पॉजिटिव चार्ज आया है। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया है? नेगेटिव चार्ज आया है, लाइक दिस वन। नेक्स्ट मेथड देखेंगे हम, इट इज नथिंग बट द चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। ओके, सो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। यहाँ पे देखिए, ये एक एबोनाइट रॉड हमने लिया है यहाँ पे। ओके, उस रॉड के ऊपर हमने ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रखा है। उस एबोनाइट रॉड के ऊपर हमने क्या क्रिएट करके रखा है? नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। तो ये जो भी रॉड है, ये रॉड यहाँ पे लाने से पहले ये जो भी मेटल स्फीयर था, इसका जो भी नेट चार्ज था मेटल स्फीयर का वो जीरो था। ओके, जीरो था मीन्स इस मेटल स्फीयर में जितना भी नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ऑलरेडी थे। लेकिन जैसे ही एबोनाइट रॉड को हम यहाँ पे लाएंगे जो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, जैसे मैं इसको टच करूंगा, टच करने के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे चार्जेस जो भी है वो ट्रांसफर होंगे फ्रॉम एबोनाइट रॉड टू दिस मेटल स्फीयर। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स थे, कुछ एक्सेस इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएंगे। और मेटल की एक प्रॉपर्टी है कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर आएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स पूरे स्प्रेड हो जाएंगे। अब स्प्रेड क्यों होते हैं? तो स्प्रेड इसलिए होते हैं कि हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और दो इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट होता है। ओके, जैसे वो इंट्रोड्यूस हो गए यहाँ पे, तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो भी है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे लाइक दिस वन। पूरे मेटल स्फीयर पे, सिर्फ सरफेस के ऊपर पूरे मेटल स्फीयर पे वो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ये जो भी प्रोसेस है, यहाँ पे सिर्फ हमने इबोनेट रॉड जो भी था जिसको नेगेटिव चार्ज करके रखा था हमने, जिसके ऊपर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स थे, उसको जैसे हमने जस्ट टच किया और टच करने के बाद एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो भी थे, कुछ एक्सेस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। ओके, वो क्यों आते हैं इनका भी आंसर आपको आने वाले लेक्चर्स में मिलेगा, आप खुद हो के आंसर्स दे पाएंगे। ओके, तो जैसे ही मैंने जस्ट टच किया तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गए और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गए वो इलेक्ट्रॉन पूरे स्प्रेड हो गए। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इस एबोनेट रॉड को मैं निकाल दूंगा। जैसे मैंने एबोनेट रॉड को निकाल दिया तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फीयर। एबोनेट रॉड को लाने से पहले क्या ये चार्ज जो भी मेटल स्फीयर्स था वो चार्ज था? द आंसर इज दैट नॉट, वो चार्ज नहीं था। लेकिन इस प्रोसेस से उसको हमने चार्ज कर लिया। सो दिस इज द सेकंड मेथड, बाय कॉन्टैक्ट, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। थर्ड और सबसे आखिरी वाला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको थोड़ा हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक मेटल स्फीयर मैंने कंसिडर किया। इस मेटल स्फीयर में जितने निगेटिव चार्जेस है उतने ही पॉजिटिव चार्जेस है। मैं हर बार बात कर रहा हूँ निगेटिव चार्जेस किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। पॉजिटिव चार्जेस किसकी वजह से? प्रोटॉन की वजह से। मीन्स सब्सटेंस जो भी है इट इज मेड अप ऑफ एटम्स और हर एटम में इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है। ओके, तो इस मेटल स्फीयर में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पूरे स्फीयर में उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज है। तो फिलहाल के कंडीशन में इस मेटल स्फीयर का टोटल चार्ज कितना होगा? इट इज इक्वल टू 0 होगा। नेट चार्ज कितना होगा? 0 होगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए, अब हम एक रॉड को, जैसे ग्लास रॉड को, अगर इस ग्लास रॉड को मैं अगर सिल्क जो भी क्लॉथ है उसे अगर रब करता हूँ तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट होता है? हमने अभी देखा था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है। उसी टाइप का एक रॉड मैंने यहाँ पे लाया है जिसके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुए हैं। ओके, अब जैसे ही उस रॉड को मैं पास में लाऊंगा तो इस मेटल स्फीयर में जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे, ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स वो इस साइड आएंगे। इस साइड क्यों आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स? तो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड इसीलिए आ रहे क्योंकि इस रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो भी पॉजिटिव चार्ज है इन नेगेटिव चार्जेस को वो अट्रैक्ट करता है।
ओके तो ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे। ये रॉड लाने से पहले इस मेटल स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स थे, प्रोटॉन्स पे थे, लेकिन वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। लेकिन जैसे मैंने ये रॉड को लाया, ग्लास रॉड को लाया यहाँ पे, तो उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन इस साइड अट्रैक्ट हो गए और इधर इस साइड में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्रिएट हो गया। मीन्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे कौन सा चार्ज क्रिएट हुआ है? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है। ओके तो इस टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्रिएट होगा। एक साइड पे नेगेटिव चार्जेस का आपको दिखेगा क्वांटिटी ज़्यादा, एक साइड में पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी दिखेगा। इस केस में अगर हम देखते हैं तो अभी तक हमने इस ग्लास रॉड को टच नहीं किया, इस मेटल को सिर्फ पास में लाया है। ओके तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है सिचुएशन। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट सिचुएशन में क्या करना है, तो ये वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये जो भी एंड है इसको मैं अर्थ को कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके जैसे ही अर्थ को कनेक्ट किया तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन जो भी है वो इलेक्ट्रॉन्स कुछ निकल के यहाँ पे आ गए। तो जितना पॉजिटिव चार्ज इधर बना था अब इलेक्ट्रॉन्स आके उसको कंपेंसेट किया, तो नेट चार्ज इस साइड का 0 बन गया। ओके और ये पास में ही है, तो इस केस में इस साइड में इलेक्ट्रॉन तो आ गए हैं, लेकिन इस साइड के जो भी पॉजिटिव चार्ज थे अब वो इलेक्ट्रॉन्स इधर से आने के बाद, तो अगर 10 पॉजिटिव चार्ज से यहाँ पे बने होते 10 इलेक्ट्रॉन के बाद वो न्यूट्रल हो गया इस साइड का। ये हमने अर्थ को कनेक्ट किया। ओके जो भी इलेक्ट्रॉन थे ये कहाँ से आए? अर्थ से आ गए। अगर नेक्स्ट सिचुएशन देखेंगे उसके बाद हमने क्या किया, इस अर्थ को हमने निकाल दिया। निकालने के बाद सिचुएशन कुछ इस तरीके का बना हुआ है, क्योंकि इस साइड के पॉजिटिव चार्जेस तो गायब हो गए। गायब हो गए मीन्स क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे आके वहाँ पे न्यूट्रल हो गए, उस सरफेस को न्यूट्रल हो चुका है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिर भी हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस इबोनेट रॉड ग्लास रॉड जो भी है इसको हम हटा देंगे। जैसे ही इस ग्लास रॉड को हम हटा देंगे तो क्या होगा सिचुएशन, यहाँ पे देखिए जो भी नेगेटिव चार्जेस थे, ओके तो वो नेगेटिव चार्जेस अब पूरे स्प्रेड हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने विदाउट टचिंग एनी ऑब्जेक्ट टू दिस मेटल स्फीयर हमने इसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया है। ओके सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज एन इंडक्शन। तो ये था इंडक्शन का मेथड। तो इस लेक्चर में हमने छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत सारे कवर किए। द फर्स्ट वन इज चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होता है, प्रोटॉन के ऊपर कितना होता है, कौन से इस पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, सबके मासेस हमने डिस्कस किए। और साथ ही साथ उसके बाद में देखा है कि चार्ज इज क्वांटाइज क्वांटिटी, चार्ज इज कॉन्जर्व। ओके और सबसे लास्ट में देखा है चार्जिंग ऑफ एनी बॉडी बाय 3 मेथड्स। द फर्स्ट वन इज अ रबिंग प्रोसेस, सेकंड वन इज अ कॉन्टैक्ट, थर्ड वन इज इंडक्शन। सो ये था कुछ बेसिक कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में कूलॉम्स लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे पूरी कंसेप्चुअली। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कूलॉम्स लॉ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।